तो आज हम जिस दुनिया में रहते हैं वो बिना तार के चलती है। मतलब वाईफाई, स्मार्टफोन, रेडियो, ब्लूटूथ। जी, ये सब हमारी जिंदगी का एक अदृश्य ताना बाना है। और इन सभी डिवाइस पर हमें एक नाम बार बार दिखता है, हर्ट्ज या HZ। ये सिर्फ एक तकनीकी शब्द लगता है, लेकिन क्या हमने कभी सोचा है कि इस नाम के पीछे कौन है और उनकी कहानी क्या है? आज हम उन्हीं हेनरिक हर्ट्ज की दुनिया में गहराई से उतरेंगे। हमारे पास जो स्रोत हैं वो काफी दिलचस्प हैं। अच्छा। हाँ, यूनिवर्सिटी के आर्काइव से लेकर बायोग्राफिकल लेख और यहाँ तक कि बिजली की दुनिया के एक और दिग्गज का एक चौंकाने वाला विरोधी नजरिया भी है। तो हमारा मिशन सिर्फ ये जानना नहीं है कि हर्ट्ज ने क्या खोजा, बल्कि ये भी समझना है कि उन्होंने ये कैसे किया। सही। और 19वीं सदी की किस सबसे बड़ी वैज्ञानिक बहस को उन्होंने हमेशा के लिए खत्म कर दिया। और कैसे सिर्फ 36 साल की उम्र में उनकी जिंदगी का इतना दुखद अंत हो गया। चलिए इस अदृश्य दुनिया के दरवाजे खोलते हैं। चलिए तो शुरू करते हैं उस इंसान से, तरंगों की खोज से पहले। हेनरिक हर्ट्ज का जन्म 1857 में हुआ था, जर्मनी के हैम्बर्ग शहर में। जी, और एक बहुत ही पढ़े लिखे परिवार में। उनके पिता एक वकील थे, बाद में सेनेटर भी बने। तो मतलब घर में एक बौद्धिक माहौल था। बिल्कुल। और इसका असर हर्ट्ज पर साफ दिखता है। वो सिर्फ विज्ञान में ही तेज नहीं थे, बल्कि भाषाओं पर भी उनकी जबरदस्त पकड़ थी। हाँ, मैंने भी पढ़ा है कि एक टीनेजर जो आगे चलकर फिजिक्स की दुनिया बदलने वाला है, वो अरबी और संस्कृत जैसी भाषाएं सीख रहा था। सोचिए जरा, ये उनके दिमाग की रेंज दिखाता है। लेकिन उनका असली जुनून कुछ और था, चीजें बनाना अपने हाथों से। हाँ, और ये समझना जरूरी है कि ये सिर्फ एक हॉबी नहीं थी। उस जमाने में, मतलब आज की तरह आप अमेज़न पर सटीक वैज्ञानिक उपकरण ऑर्डर नहीं कर सकते थे। आपको खुद बनाने पड़ते थे। जी, अगर आपको कोई प्रयोग करना है तो आपको उसके उपकरण खुद बनाने पड़ते थे। टीनेज में ही उन्होंने खुद एक स्पेक्ट्रोस्कोप और गैल्वेनोमीटर बना लिया था। ये हुनर ही हर्ट्ज का सुपर पावर था। वो जो सोच सकते थे वो बना सकते थे। तो उनका ये हुनर उन्हें इंजीनियरिंग की तरफ खींच रहा था, लेकिन उनका दिमाग उन्हें विज्ञान की तरफ। ये क्लासिक दुविधा है। हाँ, बनी बनाई चीजों को बेहतर बनाएं या बिल्कुल नई चीजों की खोज करें। और उन्होंने दूसरा रास्ता चुना। उन्होंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी। जी, और फिजिक्स की दुनिया में आ गए। वो बर्लिन यूनिवर्सिटी पहुंचे, जहां उनकी मुलाकात हुई उस समय के सबसे बड़े भौतिक विज्ञानी हर्मन वॉन हेल्महोल्ट्ज से। हेल्महोल्ट्ज को उस दौर का आइंस्टाइन कह सकते हैं। एक तरह से, हाँ। उन्होंने हर्ट्ज की प्रतिभा को तुरंत पहचान लिया। एक ऐसा दिमाग जो गहरी गणितीय थ्योरी भी समझ सकता था और अपने हाथों से नाजुक उपकरण भी बना सकता था। ये कॉम्बिनेशन तो बहुत दुर्लभ था। बहुत। हेल्महोल्ट्ज उनके मेंटोर बन गए और यहीं से हर्ट्ज उस दौर की सबसे बड़ी वैज्ञानिक लड़ाई के बीचों बीच पहुंच गए। उस लड़ाई के बारे में बताइए। देखिए, 19वीं सदी के अंत में भौतिकी की दुनिया दो खेमों में बटी हुई थी। अच्छा। एक तरफ थे महाद्वीपीय यूरोप के वैज्ञानिक जैसे वेबर और न्यूमन। उनका मानना था कि बिजली और चुंबक के बल बिना किसी माध्यम के तुरंत, मतलब एक पल में एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाते हैं। इसे ही एक्शन एट अ डिस्टेंस थ्योरी कहते थे। जी, मतलब अगर आप यहाँ एक चुंबक हिलाएं तो मीलों दूर रखी सुई पर उसका असर उसी पल होगा। सुनने में थोड़ा जादुई लगता है, जैसे कोई अदृश्य धागा हो जो तुरंत काम करता हो। बिल्कुल। और दूसरी तरफ थे ब्रिटिश स्कूल के माइकल फैराडे और जेम्स क्लर्क मैक्सवेल। मैक्सवेल और उनकी प्रसिद्ध 4 इक्वेशंस। सही। मैक्सवेल ने एक क्रांतिकारी विचार दिया। उन्होंने कहा कि ऐसा कोई जादू नहीं है, ये बल एक माध्यम से होकर गुजरते हैं और इनकी एक सीमित गति होती है। और वो गति थी प्रकाश की गति। हाँ, उनकी थ्योरी के मुताबिक ये बल एक काल्पनिक माध्यम, जिसे ईथर कहा गया, में तरंगों की तरह फैलते थे। और सबसे बड़ी बात कि प्रकाश खुद एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंग थी। एग्जैक्टली। लेकिन ये सिर्फ कागज पर था, सिर्फ गणित। किसी ने इन तरंगों को देखा या महसूस नहीं किया था। तो ये सिर्फ एक खूबसूरत थियरी थी जिसका कोई सबूत नहीं था। यही तो बात थी। हेल्महोल्ट्ज मैक्सवेल के काम से बहुत प्रभावित थे और उन्होंने इसे साबित करने के लिए बर्लिन प्राइज का ऐलान भी कर दिया। और उन्होंने ये चुनौती अपने सबसे होनहार छात्र हर्ट्ज को दी। और दिलचस्प बात यह है कि हर्ट्ज ने मना कर दिया। हाँ, कोई भी युवा वैज्ञानिक ऐसे मौके पर कूद पड़ता, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। पर क्यों? क्योंकि वो सिर्फ महत्वाकांक्षी नहीं थे, वो यथार्थवादी थे। उन्होंने गणित लगाकर ये पता कर लिया था कि उस समय की टेक्नोलॉजी से इन तरंगों को पैदा करना और फिर उन्हें पकड़ना वो लगभग नामुमकिन होगा। अच्छा। प्रभाव इतने छोटे होंगे कि वे प्रयोगात्मक त्रुटियों में खो जाएंगे। उन्होंने हेल्महोल्ट्ज को साफ कहा कि ये संभव नहीं है। ये उनकी ईमानदारी को दिखाता है। तो उन्होंने इंतजार करना बेहतर समझा। जी। और वो मौका उन्हें कुछ साल बाद मिला,
कार्ल्सरूहे पॉलिटेक्निक में, जहां हर्ट्ज 1885 में प्रोफेसर बने। कहते हैं कि वहां का माहौल उनके लिए एकदम सही था। हाँ, एक तरह से आर्थिक मंदी उनके लिए वरदान साबित हुई। वो कैसे? उस समय मंदी की वजह से वहां छात्र बहुत कम थे। कम छात्र मतलब प्रोफेसर के पास रिसर्च के लिए ज्यादा खाली समय और शांति। उन्हें एक बड़ी और अच्छी लैब भी मिली, और यहीं पर एक दिन एक सामान्य से क्लासरूम एक्सपेरिमेंट के दौरान उन्हें कुछ ऐसा दिखा जिसने सब कुछ बदल दिया। क्या था वो? वो इंडक्शन दिखाने के लिए रीस स्पाइरल्स का इस्तेमाल कर रहे थे। ये बस तार की 2 चपटी गोल कुंडलियां होती है, जैसे जलेबी हो। अच्छा। उन्होंने देखा कि जब एक कुंडली से बिजली का स्पार्क निकलता है तो पास रखी दूसरी कुंडली में भी एक बहुत ही छोटी सी चिंगारी पैदा होती है, जबकि दोनों के बीच कोई तार का कनेक्शन नहीं था। ज्यादातर लोग तो इसे सामान्य इंडक्शन मानकर नजरअंदाज कर देते, लेकिन हर्ट्ज ने नहीं किया। उन्होंने सोचा, क्या ये वही मैक्सवेल की तरंगें हो सकती हैं? यहीं से उन्होंने अपना प्रसिद्ध उपकरण बनाना शुरू किया। ट्रांसमीटर और रिसीवर? हाँ, एक तरफ था ट्रांसमीटर, 2 मोटी तांबे की रॉड्स जिनके सिरों पर पीतल के गोले लगे थे, और बीच में एक छोटा सा गैप था। इसे एक हाई वोल्टेज रूम कॉर्व कॉइल से जोड़ा गया था। तो जब हाई वोल्टेज दिया जाता तो उस गैप में एक जोरदार चिंगारी पैदा होती? जी, एक कड़कड़ाती हुई चिंगारी जिससे तेज फ्रीक्वेंसी वाली अदृश्य तरंगें निकलती। ठीक है, तो उन्होंने ये अदृश्य तरंगें पैदा तो कर ली, लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि उन्होंने इन्हें पकड़ा कैसे? उस समय कोई एंटीना या डिटेक्टर तो था नहीं। बिल्कुल, और यही उनके जीनियस का सबसे बड़ा सबूत है। उनका रिसीवर इतना साधारण था कि सुन के यकीन नहीं होता। कैसा था? वो सिर्फ तांबे के तार का एक छोटा सा गोला था, जिसके बीच में एक बहुत ही छोटा सा गैप था। इतना छोटा कि उसे एक स्क्रू वाले माइक्रोमीटर से एडजस्ट करना पड़ता था। और इन तरंगों को देखने का तरीका था उस गैप में पैदा होने वाली एक लगभग अदृश्य चिंगारी। हाँ। 1 मिनट, मतलब वो एक बड़े से हॉल में एक तरफ जोरदार स्पार्क पैदा करते थे और दूसरी तरफ एक छोटे से तार के लूप में एक बहुत ही मामूली सी चिंगारी देखने की कोशिश करते थे। जी हाँ, और वो चिंगारी इतनी हल्की होती थी कि उसे देखने के लिए हर्ट्ज को घंटों तक एक पूरी तरह से अंधेरे कमरे में बैठना पड़ता था, ताकि उनकी आंखें अंधेरे की आदी हो जाए। बिल्कुल, ये आज के डिजिटल उपकरणों के जमाने में कल्पना करना भी मुश्किल है। ये धैर्य और कारीगरी की पराकाष्ठा थी। ये तो एक अलग ही लेवल का समर्पण था, लेकिन सिर्फ तरंगे बनाना और पकड़ना ही काफी नहीं था। सही कहा। उन्हें ये साबित करना था कि ये मैक्सवेल की ही तरंगे हैं, यानी ये बिल्कुल प्रकाश की तरह व्यवहार करती हैं। और इसके लिए उन्होंने एक एक करके कई शानदार प्रयोग किए। जी, जो आज भी फिजिक्स की किताबों में पढ़ाए जाते हैं। सबसे पहले उन्हें इन तरंगों की गति पता करनी थी। अगर गति प्रकाश की गति के बराबर निकलती तो एक्शन एट अ डिस्टेंस थ्योरी खत्म हो जाती। सही। और उन्होंने ये कैसे किया? बिना किसी स्टॉपवॉच के। एक बहुत ही चालाक तरीके से उन्होंने अपने लेक्चर हॉल में एक बड़ी सी जिंक की चादर को एक शीशे की तरह खड़ा कर दिया, रिफ्लेक्टर के तौर पर। हाँ, ट्रांसमीटर से निकली तरंगें उस चादर से टकराकर वापस लौटती और एक स्टैंडिंग वेव पैटर्न बनाती। इसे ऐसे समझिए जैसे आप एक रस्सी का एक सिरा दीवार से बांधें और दूसरे सिरे को हिलाएं। तो रस्सी पर कुछ जगह ज्यादा हिलती हैं और कुछ बिल्कुल नहीं। अच्छा, तो जहां चिंगारी सबसे तेज थी वो जगह थी एंटीनोड, और जहां चिंगारी बिल्कुल गायब हो जाती थी वो थी नोड। बिल्कुल। हर्ट्ज अपने छोटे से रिसीवर को लेकर पूरे हॉल में घूमते और इन नोड्स की जगहों को मार्क करते। और 2 नोड्स के बीच की दूरी नापकर उन्होंने तरंग की वेवलेंथ यानी तरंगदैर्घ्य का पता लगा लिया। जी, फ्रीक्वेंसी उन्हें अपने ट्रांसमीटर के सर्किट से पहले से पता थी, और जब उन्होंने गति का हिसाब लगाया, मतलब गति बराबर फ्रीक्वेंसी गुणा वेवलेंथ, तो नतीजा हैरान करने वाला था। हाँ, ये गति लगभग प्रकाश की गति के बराबर निकली। एक्शन एट अ डिस्टेंस की थ्योरी वहीं पर ढेर हो गई। तो ये पहला और सबसे बड़ा सबूत था। जी, ये साबित हो गया कि प्रभाव तत्काल नहीं था, बल्कि एक निश्चित गति से चलता था। लेकिन हर्ट्ज यहीं नहीं रुके। वो मैक्सवेल की थ्योरी के हर पहलू को परखना चाहते थे। सही। उन्होंने दिखाया कि ये तरंगें जिंक की चादर से ठीक वैसे ही रिफ्लेक्ट यानी परावर्तित होती हैं जैसे प्रकाश शीशे से होता है। और फिर उन्होंने वो प्रसिद्ध प्रिज्म वाला प्रयोग किया है ना? हाँ, और वो कोई छोटा मोटा कांच का प्रिज्म नहीं था। उन्होंने अलकतरा या टार का एक विशाल प्रिज्म बनाया। कितना विशाल? लगभग 1.5 मीटर ऊंचा और वजन में 1200 पाउंड का। कमाल है। उन्होंने दिखाया कि ये अदृश्य तरंगें उस विशाल प्रिज्म से गुजरते हुए रिफ्रैक्ट यानी मुड़ जाती हैं, ठीक जैसे प्रकाश प्रिज्म से गुजरने पर मुड़ता है। मतलब वो प्रकाश के सारे गुण एक एक करके इन अदृश्य तरंगों में दिखा रहे थे। और शायद सबसे जरूरी बात,
उन्होंने ये भी साबित किया कि ये तरंगे ट्रांसवर्स थीं। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि तरंग के कंपन उसकी चलने की दिशा के लंबवत होते हैं। उन्होंने तांबे के तारों की एक बड़ी जाली बनाई। अच्छा। जब जाली के तार तरंगों के इलेक्ट्रिक फील्ड के समानांतर होते तो तरंगे रुक जाती थीं। रिसीवर में कोई चिंगारी नहीं दिखती थी और जब जाली को 90 डिग्री घुमा दिया जाता तो तरंगे पार हो जाती थीं। तो इससे ये साबित हुआ कि इन तरंगों में एक पोलराइजेशन होता है, ठीक प्रकाश की तरह। बिल्कुल, मैक्सवेल की थ्योरी के हर पहलू को हर्ट्ज ने सच साबित कर दिया था। और कमाल की बात यह है कि जिस चीज के लिए आज हम उन्हें जानते हैं, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगे, वो उनके करियर का सिर्फ एक हिस्सा था। सही कहा, इससे कई साल पहले ही वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग की एक बहुत बड़ी पहेली सुलझा चुके थे। 1881 में। जी, 1881 में जब वो हेल्महोल्ट्ज के असिस्टेंट थे, उन्होंने मैकेनिक्स की एक बहुत बड़ी गुत्थी सुलझाई थी। इसे आज हर्ट्जियन कॉन्टैक्ट मैकेनिक्स कहा जाता है। ये थियोरी क्या बताती है? ये थियोरी बताती है कि जब दो घुमावदार सतहें जैसे बॉल बेरिंग या ट्रेन के पहिए और पटरी एक दूसरे पर दबाव डालती हैं तो उनके संपर्क बिंदु पर तनाव कैसे होता है। ये सुनने में बहुत अकादमिक लगता है, लेकिन इसका असल दुनिया में तो काफी इस्तेमाल होता होगा। बहुत बड़ा। उनकी इक्वेशंस आज भी भारी मशीनरी, गियर्स की डिजाइनिंग में इस्तेमाल होती हैं। जब इंजीनियर्स ये तय करते हैं कि एक पुल कितना वजन सह सकता है, या जब डॉक्टर हिप रिप्लेसमेंट जैसे मेडिकल इम्प्लांट्स डिजाइन करते हैं, तो वे आज भी हर्ट्ज के काम का इस्तेमाल कर रहे हैं। वाह! और एक खोज तो उन्होंने लगभग गलती से कर डाली है ना? हाँ, ये बहुत ही दिलचस्प किस्सा है। अपने रिसीवर की वो जो हल्की चिंगारी थी, उसे बेहतर देखने की कोशिश में उन्होंने पाया कि जब ट्रांसमीटर के स्पार्क की रोशनी, खासकर अल्ट्रावायलेट रोशनी, हाँ, जब वो रिसीवर के मेटल पर पड़ती है तो रिसीवर की चिंगारी और मजबूत और लंबी हो जाती है। मतलब रोशनी चिंगारी को मदद कर रही थी। सही समझे। ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की पहली ऑब्जर्वेशन थी। उन्होंने ये नोट तो किया कि यूवी लाइट किसी तरह से इलेक्ट्रॉनों को मेटल से निकलने में मदद कर रही थी, लेकिन वो इसे पूरी तरह समझा नहीं पाए। उन्होंने इसे एक दिलचस्प घटना मानकर छोड़ दिया। जी। और बाद में इसी घटना को समझाने के लिए आइंस्टाइन को नोबेल पुरस्कार मिला। बिल्कुल। 1905 में आइंस्टाइन ने बताया कि प्रकाश ऊर्जा के पैकेट यानी फोटॉन के रूप में आता है और यही फोटॉन इलेक्ट्रॉनों को बाहर निकालते हैं। तो ये वही खोज थी जो आगे चलकर क्वांटम मैकेनिक्स की नींव बनी। कितनी अजीब बात है ना। जिस इंसान ने क्लासिकल फिजिक्स को उसकी बुलंदी पर पहुंचाया, उसी ने अनजाने में उस क्लासिकल फिजिक्स को चुनौती देने वाले पहले सबूत भी खोज लिए। तो हर्ट्ज का काम पूरी तरह से स्थापित हो गया। लेकिन हमारे स्रोतों में निकोला टेस्ला का एक अलग ही नजरिया है। हाँ, और ये विज्ञान के इतिहास का एक बहुत ही अजीब अध्याय है। दशकों बाद जब रेडियो एक हकीकत बन चुका था, बिजली की दुनिया के एक और दिग्गज निकोला टेस्ला ने हर्ट्ज के काम को पूरी तरह से नकार दिया। क्या कहा उन्होंने? 1929 के एक इंटरव्यू में टेस्ला ने साफ साफ कहा, हर्ट्ज तरंगें जैसी कोई चीज होती ही नहीं है, ये एक भ्रम है। ये तो बहुत बड़ा दावा है। टेस्ला का क्या तर्क था? टेस्ला का मानना था कि हर्ट्ज ने असल में ध्वनि तरंगों जैसी लॉन्गिट्यूडनल तरंगें खोजी थी, जो एक गैसीय ईथर में चलती थी, ना कि मैक्सवेल की ट्रांसवर्स तरंगे। जी, वो मानते थे कि हर्ट्ज के उपकरण जमीन के जरिए सिग्नल भेज रहे थे। हालांकि वैज्ञानिक समुदाय ने आखिरकार हर्ट्ज के सबूतों को ही सही माना, जो बहुत मजबूत थे। लेकिन ये जानना दिलचस्प है कि उस दौर के दो महान दिमाग दुनिया को कितने अलग नजरिए से देखते थे। बिल्कुल। हर्ट्ज ने विज्ञान को इतना कुछ दिया, लेकिन विज्ञान उन्हें ज्यादा समय नहीं दे पाया। उनकी कहानी का अंत बहुत दुखद है। बहुत ही ज्यादा। 1889 में बॉन यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर बनने के बाद 1892 में जब वो अपनी सफलता के शिखर पर थे, उनकी सेहत तेजी से बिगड़ने लगी। उन्हें एक ऐसी रहस्यमयी बीमारी ने घेर लिया जिसका उस समय के डॉक्टरों के पास कोई जवाब नहीं था। जी, मेडिकल इतिहासकारों ने उनके खतों और डायरी का अध्ययन किया है। उन्होंने निष्कर्ष निकाला है कि उन्हें वेगनर्स ग्रैनुलोमेटोसिस नाम की एक दुर्लभ ऑटो इम्यून बीमारी थी। इस बीमारी में होता क्या है? इसमें शरीर का इम्यून सिस्टम खुद अपनी रक्त वाहिकाओं पर हमला करने लगता है। और इसकी शुरुआत कैसे हुई? इसकी शुरुआत लगातार न ठीक होने वाले जुकाम से हुई, फिर साइनस में भयानक दर्द, कान में संक्रमण, जोड़ों में दर्द और आखिर में पूरे शरीर में लकवा। कई दर्दनाक ऑपरेशनों के बाद भी उनकी हालत बिगड़ती गई। हाँ, और 1 जनवरी 1894 को सिर्फ 36 साल की उम्र में उनका निधन हो गया। एक ऐसा दिमाग जिसने दुनिया को देखने का हमारा नजरिया बदल दिया, वो इतनी जल्दी चला गया। जी। तो इन सब का क्या मतलब है? हम हर्ट्ज की विरासत को कैसे देखें?
देखिए, हर्ट्स एक संपूर्ण भौतिक विज्ञानी थे। उनमें थ्योरी की गहरी समझ भी थी और प्रयोग करने का असाधारण हुनर भी, और वो अपने काम को लेकर अविश्वसनीय रूप से विनम्र थे। हाँ, उन्होंने कहा था कि उनकी खोज किसी काम की नहीं है। जी, ये सिर्फ ये साबित करती है कि उस्ताद मैक्सवेल सही थे। वो मार्कोनी, रेडियो, टीवी और वाईफाई की कल्पना भी नहीं कर सकते थे। वो सिर्फ ज्ञान की खोज कर रहे थे। बिल्कुल, लेकिन उनकी विरासत आज हर जगह है। फ्रीक्वेंसी की यूनिट हर्ट्ज हमारे हर डिवाइस पर है। उनकी मैकेनिक्स की थ्योरी इंडस्ट्री की रीढ़ है, और उनकी एक अनजानी खोज ने क्वांटम फिजिक्स का दरवाजा खोला। उन्होंने एक पूरी सदी के विज्ञान की नींव रखी और अंत में एक विचार। अपनी जिंदगी के आखिरी सालों में बीमारी से जूझते हुए हर्ट्ज मैकेनिक्स को एक नए दार्शनिक रूप में लिखने की कोशिश कर रहे थे। हाँ, वो एक ऐसी भौतिकी बनाना चाहते थे जिसमें बल या फोर्स जैसे रहस्यमयी कॉन्सेप्ट की कोई जगह ना हो, सिर्फ ज्यामिति और गति। उनका विचार था कि कणों पर कोई बल नहीं लगता, वो बस मल्टी डायमेंशनल स्पेस में मौजूद बाधाओं के कारण सबसे सीधे रास्ते पर चलते हैं। जरा सोचिए, ये विचार आइंस्टाइन के जनरल रिलेटिविटी के विचारों से कितना मिलता जुलता है। जहां गुरुत्वाकर्षण कोई बल नहीं बल्कि स्पेस टाइम का घुमाव है जो ग्रहों को उनके रास्ते पर रखता है। सही। तो सवाल ये उठता है कि अगर ये ब्रिलियंट दिमाग, जो आइंस्टाइन से भी पहले उनके जैसे विचार रख रहा था, कुछ और दशक जीवित रहता, तो भौतिकी की दुनिया आज कैसी होती?